हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनु आज फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे हूँ। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टर्म 1 का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बारे में जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ये और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, जस्ट स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हुए यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स है इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जहाँ पे बच्चों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे सबसे पहले टॉपिक को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कि उन ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स, कितने बेस पेयर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है। बट इन एक्चुअल जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, वो तो हमारे चैप्टर्स में प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट इन एक्चुअल दैट इज गिवन इन आर एनसीईआरटी। सो प्लीज़ एक बार इसके ऊपर देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है एक बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है 5174। उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? इट इज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये ध्यान देना है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये सारे बेस पेयर्स में लिखे गए हैं। बेस पेयर्स मतलब अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई में कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। एंड ह्यूमन बीइंग में, एक ह्यूमन बीइंग के एक सेल में कितने बेस पेयर होंगे? एक डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। ये आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसमें से हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल। ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? ई कोलाई के डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी थी। चलिए जस्ट अब इसके बाद हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डीएनए। सबसे पहले देखते हैं कि एक डीएनए है क्या, जिसके हम बेस पेयर्स की बात कर रहे थे। तो ये डीएनए क्या है? अगर हम सिंपली एक डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है? इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर? बट इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। क्योंकि ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल बना है, जो कि कैसा होता है? जो कि एंटी पैरेलल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किस तरह से के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो हम सिंपली बात करते हैं डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स एंड देन इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम इनके बारे में जानते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? चलिए, अगर सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करें तो न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारी राइबोस शुगर, एक शुगर मॉलिक्यूल। क्लियर? और दूसरा इसके अंदर हमने ऐड किया नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। अगर इसका बेसिक से जल्दी से स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज आर राइबोस शुगर। ये हमारी राइबोस शुगर है जिसमें कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन्स हैं। बट इस रिंग में जो इन्वॉल्व है वो 4 कार्बन है। दैट इज 1 2 3 एंड 4। क्लियर? रिंग में 4 कार्बन इन्वॉल्व है बट ओवरऑल इस शुगर में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये OH, H, H, OH, H, OH, here is CH2OH and H। क्लियर? दिस इज अ राइबोस शुगर। अब इस राइबोस शुगर में ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन पर हमेशा एक बेस अटैच होता है। क्या अटैच होगा? बेस। और जब यहाँ पर इस बेस में हम ये नाइट्रोजन बेस ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं? और नाइट्रोजन बेस की बात करें तो 2 तरह के नाइट्रोजन बेस अवेलेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास प्यूरिन, दूसरा होता है हमारे पास पिरिमिडिन। क्लियर? अगर हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात करें तो प्यूरिन्स के अंदर प्यूरिन 2 तरह के होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा
गुआनिन। पिरिमिडिन 3 तरह के अवेलेबल है हमारे पास। एक हमारे पास है सायोटिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो यूरेसिल है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए एंड थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, और साइटोसिन ऐसा है जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब ये हमारा एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ये शुगर और ये हमारा बेस जब ये आपस में जुड़ेंगे तो कौन सी लिंकेज होगी। यहाँ पे जो लिंकेज की हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम इसी लिंकेज की बात करें तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है अलग अलग में अलग अलग है। अगर हम यहाँ पर कोई प्यूरिन जोड़ देते हैं, एडिनिन या फिर ग्वानिन, तो उस केस में यहाँ पर उसका जो एडिनिन और ग्वानिन मतलब जो प्यूरिन मॉलिक्यूल होते हैं उनका N9 जो होता है वो इस कार्बन से अटैच होता है। और वहीं पे पिरिमिडिन की बात करें तो वहाँ पर N1 यहाँ पर अटैच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिंकेज हो जाएगी। तो हम बोल देंगे C1N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ प्यूरिन। अगर प्यूरिन जोड़ते हैं तो अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे पिरिमिडिन तो ये हो जाएगा C1N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। तो ये तो एक स्ट्रक्चर होगा किसके बारे में? न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब इस न्यूक्लियोसाइड से थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी स्ट्रक्चर में ही हम थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। क्या कैसे बनेगा जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारा है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब इस न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर था। अब न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में जब हम इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पर? फॉस्फेट ग्रुप। इसके साथ जब हमने इस फॉस्फेट को लिंक कर दिया तो ये क्या बन गया? नाउ इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर। अब इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में देखें तो ये कौन सी लिंकेज है? इस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं? फॉस्फोईस्टर लिंकेज। कौन से कार्बन से अटैच होता है? हमारे ये 5th कार्बन से अटैच होता है। क्लियर। अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें ये नहीं पढ़ना था, हमारा पर्पस पढ़ना न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड नहीं है, हमारा पर्पस क्या है? डीएनए। कि अब ये डीएनए से मिलकर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाएंगे। ये एक हमारा न्यूक्लियोसाइड ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, हम बाकी इसके ऊपर और जोड़कर हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे। जल्दी से देखते हैं वो कैसे बनता है। चलिए एक और जोड़ देते हैं। ये हमने एक राइबोज शुगर बना दी। क्लियर। ये हमने एक राइबोज शुगर बना दी। यहाँ पे हमने एक बेस जोड़ दिया, अपना न्यूक्लियोसाइड बन गया। इसके अंदर यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। जब ये फॉस्फेट इस कार्बन से अटैच हो जाए, कौन सा कार्बन है ये? 3rd कार्बन से। जब ये अपने 3rd कार्बन से किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से अटैच हो जाए, कौन सी लिंकेज होगी? अगेन कौन सी लिंकेज है? फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो हम इसको क्या बोल देंगे? तो ये एक क्या बन गई? ऐसे ही ये 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं, ऐसे ही ये भी किसी दूसरे से जुड़ जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे फर्दर जुड़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए ये हमारा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक ईस्टर लिंकेज ये बना दी और एक ईस्टर लिंकेज ये वाली बना दी। तो 2 फॉस्फो ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए अब हम इन बॉन्ड्स को, इन दोनों बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे? नाउ दे आर कनेक्टेड विथ फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। किससे कनेक्टेड होंगे? फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज से। क्लियर। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया किसका? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से थोड़ा सा और आगे आते हैं, हम अपने एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जल्दी से देखते हैं। अब देखो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए हमने सबसे पहले क्या बना दिया? एक शुगर। एक न्यूक्लियोसाइड देखें तो एक न्यूक्लियोसाइड में 3 चीज़ें, एक बेस, एक शुगर और तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये आ गया शुगर, इसके साथ ये लगा दिया हमने कोई भी एक बेस, सपोज एडेनिन लगा दिया। तीसरा ये हमने यहाँ पे लगा दिया, एक ट्राइंगल की फॉर्म में बना देते हैं, ये हमने लगा दिया फॉस्फेट को।
एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ है और यही फॉस्फेट ग्रुप दूसरे के साथ शुगर के साथ भी अटैच है, मतलब ये यहीं से ही एक दूसरे शुगर के साथ अटैच हो गया। फिर से इसके साथ भी एक बेस जुड़ गया। अब सपोज गुआनिन लगा दिया, यहाँ पे फिर से हमने एक और फॉस्फेट लगा दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक मॉलिक्यूल, एक चेन बन गई। क्लियर क्लियर। अगर सपोज ये 5 प्राइम एंड और यहाँ पर तो ये 3 प्राइम एंड आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी एक चेन बन गई। अब इसी के साइड में हम दूसरी चेन बना देते हैं, ये इसका बेस, ये शुगर और ये इसके साथ इसका फॉस्फेट। अगेन ये शुगर, ये इसका बेस और ये इसकी फॉस्फेट। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं शायद ये फॉस्फेट। फिर से ये इसकी शुगर, यहाँ पे इसका बेस। अब कौन सा बेस आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे। ए के साथ कौन सा आता है हमेशा, टी, जी के साथ सी, सी के साथ जी। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे अगर 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा था कि जो हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट रह गया कि अब इनके बीच में लिंकेज कैसे होगी, 2 स्ट्रैंड्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। प्यूरिन्स जब कनेक्टेड होते हैं, ए और टी के बीच में 2 डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम डीएनए को हीट कर दें या डीनेचर कर दें तो क्या होगा, जब हम डीएनए को हीट कर दें या डीनेचर कर दें तो क्या होगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्योंकि वीकेस्ट वन होते हैं ये सबसे पहले टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जो 2 स्ट्रैंड जो आपस में कनेक्टेड थे ये दोनों अलग अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये तो स्ट्रक्चर था किसका, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड एक रूल की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें किसने दिया था, दैट स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, और इसी के बेसिस पर इसका नेम भी रखा गया। क्या नाम रखा गया, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। चलिए अब इसके बाद फर्दर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर इसके फर्दर थोड़ी सी आगे जाएं और इसकी बात करें तो यहाँ पर एक रूल आता है जिसका नेम है चारगव्स रूल। चारगव्स रूल, अगर हम चारगव्स रूल के बारे में देखें तो चारगव्स रूल क्या कहता है, इट सेज टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स, टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू टोटल पिरीमिडीन्स। क्या कहता है ये कहता है कि टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू टोटल पिरीमिडीन्स। तो टोटल प्यूरिन्स मतलब ए एंड जी इज इक्वल टू वॉट, पिरीमिडीन्स मतलब थायमिन प्लस साइटोसिन। अगर हम इनका रेशियो निकाल दें तो क्या आ जाएगा, इट इज ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी उठा ले उसके डीएनए में ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा और डिफाइंड आएगा। वो डिफाइंड है, फिक्स्ड है, उस ऑर्गेनिज्म का कितना होगा। क्लियर। यूजुअली ये रेशियो हमेशा 1 हम कह सकते हैं। क्यों हम 1 कह सकते हैं, जितने एडिनिन उतने थाइमिन, जितने ग्वानिन उतने ही साइटोसिन, तो दोनों का एडिशन हमेशा सेम ही आएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 1। क्लियर। तो ये तो था हमारा एक रूल जिसको हमने बोला चारगव्स रूल। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बात ये आती है कि अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि हमारा एक ह्यूमन सेल का डीएनए जो है वो अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर लॉन्ग है, इट इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। और अगर हम उस 2 मीटर लॉन्ग डीएनए की बात करें एंड आर सेल इज जस्ट एज स्मॉल एज दैट वी कांट सी विद द नेकेड आई, वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो इतने छोटे से सेल में हमारा इतना बड़ा 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे पैक हो गया। तो इसीलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज आर पैकिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। कि इस डीएनए को एक सेल में, एक छोटे से सेल में जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर किस तरह से पैक किया गया है। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह से पैक किया गया है। ध्यान से देखेंगे, बहुत छोटा और इजी सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा। एक एग्जांपल देखते हैं हम पैकिंग का। पैकिंग के लिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए,
राइट। अगर डीएनए की पैकेजिंग की बात करें तो सिंपल से देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग, हम बसंत आती है हमारे रीजन में, बसंत और वैसे मकर संक्रांति पे या फिर जब भी काइट्स उड़ाते हैं तो हमारे पास सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग डोर होती है, उसकी जो थ्रेड होती है दैट इज़ वेरी लॉन्ग, इतनी लंबी होती है कि अगर आप उसको एक जगह पे रख देंगे तो वो उलझ जाएगी आपस में। क्लियर, उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक चरखड़ा सा लेते हैं, एक स्पेसिफिक सांचा सा ले लेते हैं और उसके ऊपर डोर को रैप कर देते हैं, जस्ट लाइक ये जब भी हम उसे निकालेंगे तो वो एक सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग डीएनए एक छोटे से रीजन में पैक हो जाती है। क्लियर, इन द सेम वे यहाँ पे हम डीएनए का भी वही सेम काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, कहते हैं कि हमारे डीएनए को पैक करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की नीड थी। कौन से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, हमने कह दिया प्रोटीन्स। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अब कौन से प्रोटीन्स को यूज करेंगे। अब क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो हमें प्रोटीन्स ऐसे यूज करने पड़ेंगे जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। और अच्छे से कौन से पैक करेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, और इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम इसे, हिस्टोन प्रोटीन्स। और इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें तो हम यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। H2 के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, दैट इज योर H2A एंड H2B। अब इन्हीं, चलिए अब इसके पास हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। अब इन प्रोटीन्स को देखते हैं कि ये किस तरह से अरेंज होकर हमारे इस डीएनए को पार्ट करते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज तो जरूर हैं, बट कौन से प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का भी कौन सा पार्ट है जो इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम इनको यूज कर रहे हैं। कौन से 2 तरह के मेजर इसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये 2 तरह के हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जो कि बेसिक होते हैं और इन्हीं की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, अब इनको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर टोटल 8 प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। कौन से, हिस्टोन प्रोटीन्स। किस तरह से हैं, ध्यान से देखना। ये इसके 4 पार्ट्स हैं, एक में है H2A, H2B, H3 एंड H4, सबके 2-2 मॉलिक्यूल हैं। क्लियर, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हमने इसको बोलना स्टार्ट कर दिया हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोल दिया, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस वन। तो इट इज H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर, मैंने 2 बना दिए, आई थिंक ये समझने के लिए सफिशिएंट है। अब इसमें देखो, इन हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर हमारा डीएनए इस तरह से रोल हो जाता है। इसके ऊपर रोल हुआ, ये ऐसे रोल हुआ, फिर ये यहाँ से इस तरह से रोल हुआ। क्लियर, तो ये जो रेड कलर का हमारे बनाया, दिस इज आर डीएनए मॉलिक्यूल जो हमारे इन हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर रोल हो रहे हैं। और ये जो एक ऑक्टामर है जिसके ऊपर ये एक ऑक्टामर प्लस ये डीएनए जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 300 बेस पेयर्स होते हैं, 2 to 300 बेस पेयर्स होंगे, तो इसको हम पूरा बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं हम इसको, दिस वन मॉलिक्यूल इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, जिसके अंदर एक हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 2 to 300 बेस पेयर्स का डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आया, हमने यहाँ पर 2, 3 एंड 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को यूज किया है, बट हिस्टोन 1 जो होता है दैट एक्टिंग एज ए लिंकर, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। हिस्टोन 1 जो लिंकर की तरह काम करता है, लिंकर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जो इन हिस्टोन, इन न्यूक्लियोसोम मॉडल्स को, जो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, इनको आपस में लिंक करने का काम करता है। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इट इज जस्ट लाइक द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमें इस तरह से दिखते हैं कि सपोज दिस इज आवर डीएनए एंड ये इसके ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर इस तरह से ये प्रेजेंट है, इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है, और जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट आर पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कि कैसे हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स आपस में पैक्ड होते हैं।
चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल क्या। अब हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए क्या है, कैसे पैक्ड है हमारे सेल में। अब क्वेश्चन ये था, क्योंकि हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है। हम कहते हैं कि डीएनए इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बट हाउ है, वी आर अबाउट टू नो दैट दिस डीएनए इज एक्टिंग एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि कैसे ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की तरह काम कर रही है। चलिए वो देखते हैं आगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो इसके ऊपर किया गया था, वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने दिया था। इसी को ही हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, ही वर्कड ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक माइक्रोब और स्पेसिफिक बैक्टीरिया कह सकते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए, जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था। निमोनियाए, जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था। क्लियर? इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया, और इन्होंने क्या वर्क किया एक्चुअल में वो देखते हैं। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की दो स्ट्रेन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, एक आर और एक एस। जो एस है वो वायरुलेंट स्ट्रेन है। वायरुलेंट मतलब कि जो कि पैथोजेनिक है, जो डिसीज कॉजिंग है, इन्फेक्शियस कॉजिंग है, एंड फाइनली इट मे कॉज इन्फेक्शन एंड ये जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। और ये जो आर स्ट्रेन है ये नॉन वायरुलेंट है, इसके अंदर वायरुलेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ये आर वाला है ये रफ है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर कवरिंग है, जिसकी वजह से ये वायरुलेंसी शो करता है। और इसके अंदर वो कवरिंग नहीं है, इसलिए नॉन वायरुलेंट है, इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा। चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक माइस लिया और इस माइस में हमने इंजेक्ट किया। क्या इंजेक्ट किया? सबसे पहले ये एस स्ट्रेन इंजेक्ट कर दिया। किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया। क्लियर? फिर हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो हम पहले एक्सपेरिमेंट्स लिख लेते हैं। फिर हमने इसके अंदर लाइव आर स्ट्रेन इंजेक्ट करने की कोशिश की। ये भी लाइव था और ये भी लाइव था। दोनों के रिजल्ट्स देखे। उसके बाद सबसे पहले इनके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जब हमने माइस में लाइव एस स्ट्रेन को ऐड किया तो हमने देखा कि ये माइस जो है उसे निमोनिया हो गया एंड इट विल डाई, वो डाई हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, कहते कि जब हमने उसके अंदर लाइव आर स्ट्रेन डाला जो कि नॉन वायरुलेंट था, तो इसके अंदर जब भी डाला तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस जो था वो सर्वाइव कर गया। क्लियर? अब हमने क्या कहा, मतलब कि ये वाला जो है वो इन्फेक्शन कोज करता है, ये वाला इन्फेक्शन कोज नहीं करता है। अब इसके बाद हमने फिर से माइस लिया। हमने इस माइस के अंदर अब हमने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। इस एस स्ट्रेन जो था हमारा निमोनिया का, इसको हीट किल्ड किया, हीट करके इसको किल करके फिर माइस में इंजेक्ट किया। और हमने क्या देखा कि जो हमारा माइस था वो सरवाइव कर गया, वो डाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था ये डाई हो चुका था, क्योंकि इसको हीट करके हमने किल कर दिया था, इसकी एफिशिएंसी खत्म हो चुकी थी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, हमने फिर से माइस लिया और अब इस माइस में हमने हीट किल्ड, ये तो डाला ही हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ साथ हमने आर स्ट्रेन जो कि लाइव था वो भी इंसर्ट कर दिया। अब इन एक्चुअल द रिजल्ट्स शुड बी, रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए थे? रिजल्ट्स होने चाहिए, देखो लाइव आर स्ट्रेन है जिसने पहले इसको डिसीज नहीं की थी, तो डिसीज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी नहीं होती और इसकी वजह से भी नहीं होती, तो डिसीज नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए था कि इट इज सर्वाइव्ड। बट हुआ क्या कि जब ये सारा काम किया तो रिजल्ट्स क्या आए कि माइस डाई हो गया। यहाँ पे लगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क का रिजल्ट और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर जब दिया गया तो ग्रिफिथ ने अपने आंसर में एक कंक्लूजन में जो उसने एक्सप्लेन किया, ही सेज दैट कि समथिंग इज देयर विच इज प्रेजेंट इन एस स्ट्रेन दैट इज ट्रांसफर टू आर स्ट्रेन, कि कुछ तो ऐसा था कि जो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ और उसकी वजह से हमारा आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से इसका हमने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट यहाँ से हमें ये चीज़ तो पता चले कि यहाँ पे कुछ चीज़ है ऐसी जो ट्रांसफ़र हुई है, जो इनहेरिट हुई है यहाँ से एक से दूसरे में, बट हमें ये नहीं पता था कि इन एक्चुअल विच
थिंग इज दिस, कि वो क्या चीज़ है, हमें ये चीज़ नहीं पता थी। क्लियर। अब इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए कि ये कौन सी चीज़ है, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। अब उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। वो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि ये कौन सी चीज़ थी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से? मैकलॉयड, मैककार्टी एंड एवेरी। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया? इन तीनों ने क्या किया? कहते कि हम फिर से इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा काम करते हैं। क्या किया इन्होंने क्या लिया? इन्होंने क्या किया? जो लाइव हमारे पास क्या था, एक पर्टिकुलर जो एस स्ट्रेन था उसके अलग अलग उसकी क्या निकाली गई? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर सर्च की गई, और सर्च करने के बाद उसके अलग अलग जो है पॉलीसेकेराइड्स, उसके प्रोटीन्स, और उनको 1 बाय 1 करके अलग किया गया। उन्होंने क्या किया? ये लाइव आर स्ट्रेन तो लिया, जैसे उन्होंने बाकी सब में लिया था, उसके साथ साथ प्लस उन्होंने पॉलीसेकेराइड्स ले लिए, प्लस उसके साथ क्या ले लिया? चलिए हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। हमने क्या किया? सेम वही स्ट्रेन ले लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। क्लियर। बट ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट लिया हमने, जिसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स और इसके एंजाइम्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट थे। जब हमने ये लिया, प्लस इसके अंदर फर्स्ट ये सेटअप हमने सबके लिए सेम रखा। क्लियर। और इसके अंदर एक में हमने इसमें डाल दिया प्रोटीएज। क्लियर। दूसरे में हमने ये चीज़ तो सेम रखी, प्लस इसमें ऐड कर दिया हमने आरएनएस, और थर्ड में हमने ऐड कर दिया डीएनएस। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, हमें ये फाइंड आउट करना था कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हुई और जिसकी वजह से वो आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो हमने क्या किया, अब इसको ये पूरा हमने किसमें इंसर्ट करते गए, ये हमने माइस में इंसर्ट करते गए, एंड फाइनली हमने रिजल्ट देखा कि रिजल्ट क्या आया। हमने देखा कि इसके अंदर हमने प्रोटीएज डाला था, मतलब ये एस स्ट्रेन के जितने भी प्रोटीन्स हैं उसको डिग्रेड कर देगा। मतलब अगर वहाँ पर प्रोटीन्स वहाँ पर इनहेरिट हुए थे तो प्रोटीन्स अब अवेलेबल नहीं होंगे, तो फाइनली आर स्ट्रेन को क्या होना चाहिए था? सर्वाइव करना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या हुआ? ये डाई हो गया। क्लियर। और आरएनए के केस में भी डाई हो गया। बट जैसे ही वहाँ पर डीएनए डाला और जैसे ही हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए डाइजेस्ट हो गया, तो उसके बाद इस आर स्ट्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन वहीं पे रुक गई, एंड फाइनली ये माइस को निमोनिया नहीं हुआ और ये माइस सर्वाइव कर गया। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इट मीन्स कि यहाँ पर ये डीएनए जब यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। मतलब ये डीएनए ही ऐसी चीज़ थी जो एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रही थी, और जिसकी वजह से ये माइस को निमोनिया हुआ और उसको डिसीज हुई और फाइनली वो डाई हो रहा था। तो इट मीन्स वही यहाँ से कंक्लूजन निकाला गया कि जो हमारा डीएनए है दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल और ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की तरह वर्क करता है, और आगे इसी के अंदर ही वो फर्दर यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया। अभी पिछले एक्सपेरिमेंट तक हमें ये चीज़ पता चली थी कि कुछ चीज़ ऐसी है जो ट्रांसपोर्ट होती है, बट यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही वही चीज़ है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुई है। क्लियर। तो ये चीज़ तो हो गई हमारे इसको कंफर्मेशन देने के लिए। अब इसके बाद स्टिल कुछ साइंटिस्ट थे जो इस पर बिलीव नहीं करते थे, ऑल बायोलॉजिस्ट जो थे वो इस कंक्लूजन पर बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने कुछ अपना ही एक्सपेरिमेंट किया, एंड फाइनली उससे हमें 100% या फिर हम ये कहें कि वो हमें प्रॉपर प्रूफ देता है कि डीएनए ही ऐसी चीज़ थी जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती है। ध्यान से देखेंगे कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसको हम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या है वो। हर्शी एंड चेज ने क्या किया, कुछ बैक्टीरियोफेजेस लिए। हमने सपोज ये 2 बैक्टीरियोफेज लिए थे। क्लियर। ये हमने बैक्टीरियोफेज ले लिया, यहाँ पे भी एक बैक्टीरियोफेज ले लिया। वी शुड ड्रॉ विद द डिफरेंट कलर। क्लियर। तो हमने 2 बैक्टीरियोफेज ले लिए। हाँ, बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। क्लियर। अब हमें पता है कि एक वायरस में 2 ही चीज़ें होती हैं, ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ डीएनए। वो दैट में भी डीएनए और आरएनए, वो डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो अब इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। देखो कैसे वर्क किया।
जो पहला उसने बैक्टीरियोफेज लिया, इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि हमने इसके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया। प्रोटीन को किससे रेडियो एक्टिव लेबल किया, किससे लेबल किया था, S35 से। किससे लेबल कर दिया, S35 से लेबल कर दिया। और दूसरे वाले में उसके डीएनए को P32 से लेबल कर दिया। क्लियर, ताकि एक में वो प्रोटीन के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर सके और दूसरे में डीएनए के ट्रांसफर को ऑब्जर्व कर सके। क्लियर, अब इसको उन्होंने 3 स्टेप्स में फर्दर परफॉर्म किया। सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने किया, सबसे पहला स्टेप था इन्फेक्शन। इन्होंने कुछ बैक्टीरियाज इनके आगे रख दिए और इनको अलाउ किया कि ये उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। और एक जनरल सा प्रोसेस है कि जब भी एक वायरस किसी भी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो हमने ये गेस किया कि सपोज ये हमारा बैक्टीरिया था दोनों ही केसेस में, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने डीएनए को इंसर्ट करेंगे। तो इसके अंदर जब इसने अपने आप को सबसे पहले इसके साथ अटैच किया और अटैच करने के बाद इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो धीरे धीरे इसमें इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, तो ये उसने ऐसे ऐसे इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पे भी आया, तो इसने क्या किया, ये यहाँ पे भी इसके साथ सबसे पहले अटैच हुआ और अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इसने इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट स्टेप था इसका। फिर उसने क्या किया, कहते हैं कि आफ्टर इन्फेक्शन उसने अपना सेकंड स्टेप किया। सेकंड स्टेप का काम क्या था, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग। इसको इतनी हाई पावर पर इसने रोटेट किया कि इसके आफ्टर इन्फेक्शन ये जो बैक्टीरियल के सॉरी, ये जो वायरस के रिमेनिंग पार्ट्स है वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और डिटैच होने के बाद क्या करेंगे, इट विल बी लाइक दिस, कि अब ये जेनेटिक मटेरियल तो इसके अंदर इंसर्ट हो गया और ये जो वायरस के एक्स्ट्रा पार्ट्स थे ये इस तरह से इनसे डिटैच हो गए। इन द सेम वे यहाँ पे भी यही काम हुआ। क्लियर, ये यहाँ पर भी ये बैक्टीरियल के जो वायरस के एक्स्ट्रा पार्ट थे वो अलग हो गए और ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट हो गया। क्लियर, नाउ अब इन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने इसको किया सेंट्रीफ्यूज। हमने इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। क्लियर, जब हमने इसे सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या हुआ, हमारे पास 2 तरह की, इसको सेंट्रीफ्यूज किया हमने, सपोज ये हमारी ट्यूब थी। जब भी हम किसी भी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इट विल बी सेपरेटेड, जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं। तो डेंसिटी के बेसिस पर जैसे ही इनको सेपरेट करने लगे तो जो हैवीएस्ट पार्टिकल्स थे दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। जो हैवीएस्ट पार्टिकल थे वो बॉटम पर सेपरेट हो गए। हैवीएस्ट पार्टिकल्स कौन से होंगे, यूजुअली क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हैवी है इस केस में, तो बैक्टीरिया तो जो है वो नीचे बैठ जाएगा और जो हमारे प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो ये एक्स्ट्रा वाले हैं ये यहाँ पर इस तरह से हमें दिखेंगे। क्लियर, सेम इस केस में भी होगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, इन्होंने ये हमारी ट्यूब थी, जो हैवी पार्टिकल्स थे, हैवी पार्टिकल्स कौन से हैं यहाँ पे, अगेन बैक्टीरिया विल सेटल डाउन एंड प्रोटीन विल बी फ्लोटिंग। जो प्रोटीन जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो फ्लोट करेंगे, उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, नीचे वाले को पैलेट्स बोल देंगे। फिर इसको ऑटो रेडियोग्राफ करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो रेडियो लेबल था वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सुपरनेटेंट में या फिर पैलेट्स में। तो जब उसे देखा गया तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट केस था, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रोटीन को लेबल किया था तो ये प्रोटीन तो हमें इस ऊपर सुपरनेटेंट में, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो होगी, ऊपर सुपरनेटेंट में। और उन्होंने सुपरनेटेंट में देखा कि सुपरनेटेंट में तो सारे प्रोटीन्स हैं और वहाँ पर मतलब ये प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल्स में तो गए ही नहीं है। इट मीन्स प्रोटीन इज नॉट दैट थिंग विच इज ट्रांसफर्ड इन द विच इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटीरियल। अब इस केस की बात आ गई तो इसमें उन्होंने जब चेक किया तो वो इनको जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो मिली इनको पैलेट्स में। ठीक है, जो पैलेट्स थे वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे और इन्हीं रेडियो एक्टिविटी की वजह से इनको फाइनली क्या पता चला, इनको यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो ये शो कर रही थी कि ये बैक्टीरियल सेल्स हैं और इस बैक्टीरिया के अंदर इस वायरस का वो डीएनए है जिसे हमने लेबल किया था। इट मीन्स कि ये डीएनए है जो कि पहले वायरस में प्रेजेंट था और अब बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसफर हो गया, जो कि जेनेटिक मटीरियल की तरह काम कर रहा है। क्लियर, तो इससे हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया और हमें फाइनली यहाँ से
प्रॉपर कंक्लूजन मिल गया कि ये डीएनए ही वो चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, जो इनहेरिटेंस की यूनिट की तरह काम करती है। एंड फाइनली दिस इज नॉट आरएनए, नॉट प्रोटीन, ओनली डीएनए इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो जब भी रेप्लिकेशन की बात होती है तो सबसे पहला मॉडल जो इस पे दिया गया था उसमें बात की गई थी कि हमारा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। तो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है वो इस मैकेनिज्म इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक डीएनए लिया और इस डीएनए में जितने भी नाइट्रोजन थे वो N15 थे, N15 लेबल थे। हमने क्या किया, उस डीएनए को 20 मिनट्स के लिए फर्दर रेप्लिकेशन होने के लिए उसको अलाउ किया, उसे न्यूक्लियोटाइड्स दिए, उसको एंजाइम्स दिए, जो भी उसे रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी चाहिए थी उसे सब प्रोवाइड किया। बट हमने क्या किया, उसमें N15 की जगह पे N14 अवेलेबल दिया उसे। तो जब हमने नेक्स्ट देखा तो हमारे पास जो डीएनए आए हमने उसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पर सेंट्रीफ्यूज करके फाइंड आउट किया कि किस तरह के डीएनए हमारे पास आए हैं। तो फर्स्ट वाले में जब हमने देखा था तो हमारे पास जो डेंसिटी बैंड आया था वो हैवीएस्ट बैंड था, हैवी डीएनए था जिसमें वो N15 के स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर रहा था। बट जब हमने इसको जब इसको हमने रेप्लिकेट किया तो हमने इसको फिर से देखा और फिफ्थ से देखने से हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो बैंड आ रहा है इट नाइदर रिलेट्स टू N15 एंड नाइदर इट रिलेट्स टू N14। तो ये बीच का कहीं ना कहीं शो हो रहा था, जो कि हमने क्या बोला कि एक हाइब्रिड्स बना रहे हैं जिसमें एक स्ट्रैंड N14 है और एक N15 है। फिर हमने फिर से 20 मिनट्स के लिए सेम प्रोसीजर को रिपीट किया और फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास दो बैंड्स आए, एक N14 पे रिजेंबल कर रहा था और एक हाइब्रिड से रिजेंबल कर रहा था। एंड फाइनली इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कह रहे कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है उसके डीएनए के रेप्लिकेशन में जो न्यू डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड हमेशा कंजर्व रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। सेमी मतलब हाफ डीएनए इज ऑलवेज कंजर्व्ड एज अ पेरेंट डीएनए। हर न्यू डीएनए में आधा डीएनए वही पुराना, वही उसके पेरेंट वाला डीएनए होगा और जो हाफ होगा वो न्यूली फॉर्म्ड होगा। सो दिस इज डन बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हाउ दिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। रेप्लिकेशन को करने के लिए देखिए हमारे पास कुछ बेसिक सी मशीनरी है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अब रेप्लिकेशन की मशीनरी प्लस उसका प्रोसेस साथ के साथ देखेंगे। जल्दी से देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल की डायरेक्शंस आपको पता है, एक स्ट्रैंड अगर 5:3 है तो दूसरा 3:5 है। सबसे पहले हमने इसके अंदर एक एंजाइम ऐड किया, क्योंकि अगर हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो हमें उसके दो स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो एंजाइम यूज किया दैट इज हेलिकेज। और इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी, उसे एक जगह से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और ब्रेक करके उसे अलग अलग करना स्टार्ट किया। यहाँ देखिए ये हमारे हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर बाइंड किए दोनों स्ट्रैंड्स पर और यहाँ से इन्होंने इसको अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब अगर हम इसको अनवाइंडिंग करते हैं तो हेलिकेज तो आगे मूव कर जाएंगे, तो कोई ना कोई पीछे तो ऐसा होना चाहिए जो इसको अनवाइंडिंग पोजीशन में रखे। तो वहां पर हमने कुछ प्रोटीन्स ऐड किए, ये एक एंजाइम ऐड किया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस अनवाइंडिंग डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स पर जाकर बाइंड करेगा और इसे अनवाइंडिंग पोजीशन पर ही रखेगा। इनके साथ साथ सम टाइम एक और प्रोटीन भी वर्क करता है, एक और एंजाइम जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। और ये टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है, ये डीएनए की टेंशन को रिमूव कर देता है। कैसे, जैसे कि आप कभी एक रस्सी, एक रोप ली होगी आपने, अगर उसके दो एंड्स को अलग अलग खींचे तो जब तक हमने उसे पकड़ के रखा तब तक तो वो अलग रहते हैं, जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं दे विल अगेन रोल अप, वो फिर से कॉयल हो जाते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ डीएनए भी इसी तरह से है। तो हम क्या करते हैं, ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इसे एक जगह से कट करके और फिर से उसे रीजॉइन कर देगा ताकि उसकी जो टेंशन है वहां से वो रिमूव हो जाए, वो जो फोर्स उसे वापस से रिकॉयल कर रहे थे वो रिमूव हो जाए ताकि वो वापस से सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन में रह सके। क्लियर। चलिए उसके बाद ये अनवाइंडिंग हो गया। अनवाइंडिंग करने के बाद हमने इसके अंदर दो
जो एंजाइम्स हैं वो यूज़ किए, एक प्राइमेज और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज का तो बेसिक फंक्शन आपको पता है कि ये क्या करेगा, डीएनए को पॉलीमराइज करेगा, मतलब नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बनाएगा। बट अब ये प्राइमेज क्या काम करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज की एक लिमिटेशन है कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी बिल्कुल स्टार्टिंग से न्यूक्लियोटाइड चेन नहीं बना सकता, ये उसकी लिमिटेशन है। तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक एंजाइम डाला प्राइमेज। ये क्या करेगा, इट विल ऐड शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, ये छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रेचेस को ऐड कर देगा, ठीक है, जो एक स्टार्टिंग में डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे। अब ये देखिए जैसे ही हमने प्राइमेज ऐड किया, ये छोटी से 5:3 डायरेक्शन की सीक्वेंस 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स की वो यहाँ पर ऐड हो गई है दोनों डायरेक्शंस में। आपको पता है जब भी हमारा नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द 5:3 डायरेक्शन, इसलिए प्राइमर भी जब भी ऐड होगा वो 5:3 डायरेक्शन में ही ऐड होगा। दिस इज आवर रेप्लिकेशन फोक, ये हमारा रेप्लिकेशन फोक था। अब इसी रेप्लिकेशन फोक को मैंने इतना सा पोर्शन लेकर आपको यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आया, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो क्या करेगा, इसे आगे की तरफ क्या करेगा, बनाने की कोशिश करेगा। बट अब डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास एक ही है, बट 2 स्ट्रैंड्स बनाने हैं एक ही टाइम पर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, तो हम डीएनए पॉलीमरेज एक उसे इस डायरेक्शन में बनाना है और एक उसे इस डायरेक्शन में बनाना है, तो दैट इज डिफिकल्ट टास्क कि एक ही जगह पर चलते हुए उसे 2 डायरेक्शन में काम करना है। तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जैसे जैसे वो चल रहा होता है, सपोज वो यहाँ पर बाइंड किया और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो प्राइमेज से क्या करेगा, प्राइमर्स को कहेगा कि अपना छोटा सा प्राइमर यहाँ पर ऐड कर दो। जितनी फ्रेगमेंट में वो यहाँ पे बनाएगा उतनी ही देर में वो यहाँ पर भी इतनी सी सीक्वेंस बना देगा। फिर जैसे वो आगे की सीक्वेंस बनाने लगेगा, प्राइमर से कहेगा कि यहाँ पर एक और छोटी सी सीक्वेंस बना दो, फिर वो यहाँ पर भी ये छोटी सी सीक्वेंस बना देगा। इस तरह से एक स्ट्रैंड तो ये जो बनेगा वो तो बिल्कुल सीक्वेंस एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की फॉर्म में बन जाएगा, और दूसरी जगह पर ये छोटे छोटे से स्ट्रेचेस बन जाएंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के। तो इसीलिए जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड जो है वो तो कॉन्टिन्यूस होता है और दूसरा जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है। क्लियर, जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है उसे ही हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इट इज लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर, एंड द अदर वन इज लैगिंग स्ट्रैंड, जो लैग कर रहा है, जिसके बीच में गैप आ रहा है। क्लियर, और ये जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बनी हैं, इनको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी, और उन्हीं के नेम पर हम इसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर, क्योंकि उन्होंने ही इसको फर्दर डिस्कवर किया था। दिस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन प्रोसेस, कि रेप्लिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले हेलिकेज आएगा जो इसको अनवाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग इसको अनवाइंडिंग पोजीशन में मेंटेन करेगा, टोपोआइसोमरेज उसके टेंशन को रिमूव कर देगा ताकि वो दोबारा से रिकॉइल ना हो जाए। फिर हमने इसके अंदर इतने में वो रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा, फोर्ट नहीं है सॉरी फोक है। क्लियर, उसके बाद हम इसके अंदर प्राइमेज ऐड करेंगे, पॉलीमरेज ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जब भी ये काम करेंगे तो हम डीएनटीपीज ऐड करते हैं। डीएनटीपीज मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड 2 तरह से वर्क करते हैं। एक तो वो यहाँ पर इस स्ट्रैंड को, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को बनाने में हेल्प करेंगे, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाएंगे। दूसरा वो ड्यूअल पर्पस क्या करते हैं, दूसरा काम वो क्या करते हैं, दूसरा टाइम वो एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ये एनर्जी भी देते हैं, जैसे जैसे वो ऐड होते जाएंगे, जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इनको ऐड करने के लिए, वहाँ से वो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 तरह से वर्क करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाने के लिए और दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। क्लियर, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो जल्दी से वो आगे पढ़ते हैं। चलिए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को जानना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल को आरएनए में कन्वर्ट करना, इट इज ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने की बात कहें तो डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन क्या है, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को अगर हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सबसे पहले हम उसे अनवाइंड, इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म एंड इट इज़ अ स्टेबल फॉर्म।
क्लियर। और उसको अगर हमें कभी भी उससे कोई प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें पहले उसे आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन आरएनए से हमें प्रोटीन बनाना होता है। तो अब इस आरएनए में उसे जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये तो डबल स्ट्रैंडेड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इट मीन्स कि इसके एक स्ट्रैंड से एक आरएनए बनेगा, क्लियर। बट क्वेश्चन ये है कि इसका कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, क्या दोनों स्ट्रैंड बनाएंगे या एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। तो आंसर इज कि ओनली वन स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड ही हम डीएनए का यूज़ करते हैं आरएनए बनाने के लिए, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। हम पूरे डीएनए दोनों स्ट्रैंड्स को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों हम दोनों स्ट्रैंड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर हम दो स्ट्रैंड्स दोनों के दोनों यूज़ करेंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो एक आरएनए है वो तो फंक्शनल होगा और दूसरा नॉन फंक्शनल होगा, क्लियर। एक तो फंक्शनल आरएनए बनाएगा और दूसरा नॉन फंक्शनल होगा। अगर नॉन फंक्शनल ही बनाना है तो हमने इसे बनाया ही क्यों? तो हमारा बनाने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड को ही कॉपी करते हैं आरएनए बनाते हुए, क्लियर। तो ये तो होगी आरएनए की बात। अब बात ये कि हम डीएनए को यूज़ ही क्यों करते हैं, हम सिर्फ आरएनए को ही क्यों नहीं स्टोर करके रख लेते? वो इसलिए कि जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है उसके 2 प्राइम पोजीशन पर यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ होता है। ये OH ग्रुप इस डीएनए को, इस आरएनए को अनस्टेबल बना देता है, ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, जिसकी वजह से वो स्टोर हो ही नहीं पाता। इसलिए जब भी हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के बारे में सोचते हैं तो हम उसे डीएनए की फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्लियर। सो दिस इज अबाउट कि हम आरएनए को क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब देखते हैं कि अब देखो, जब भी हमें कोई भी प्रोटीन बनाना है तो हमें एक हमारा इतना बड़ा डीएनए जिसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, अब इतना बड़े डीएनए को हम पूरे को क्यों आरएनए में कन्वर्ट करें जब हमें सिर्फ एक छोटा सा प्रोटीन चाहिए उसमें से? तो हम क्यों ना एक छोटे से स्ट्रेच को ही आरएनए में कन्वर्ट करें। तो इसलिए वो एक छोटा सा स्ट्रेच डीएनए का जिसको हम आरएनए में कन्वर्ट करेंगे एंड फाइनली उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब उसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हमारी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसके 3 बेसिक पार्ट्स, सबसे पहला प्रमोटर, लास्ट टर्मिनेटर एंड बीच में स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। प्रमोटर, प्रमोटर वो साइट है जहां पर हमारी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहां पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। टर्मिनेटर, जहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली अगर हमें कोई छोटा सा पार्ट ट्रांसक्राइब करना है तो उसके लिए हमें एक स्टार्ट साइट भी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे स्टॉप करें, तो इसलिए एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर। बीच में है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब हमारा वो मेजर पार्ट जो आगे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, किसी एक प्रोटीन से रिलेटेड, किसी एक एंजाइम से रिलेटेड, क्लियर। अब इस स्ट्रक्चरल जीन के 2 स्ट्रैंड हैं, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जिसको हम यूज करके आगे आरएनए बनाएंगे, क्लियर। और कोडिंग स्ट्रैंड वो होता है जिसके कोड हमारे आरएनए से मैच करते हैं, क्लियर। जिसके कोड्स हमारे आरएनए से मैच करते हैं उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रमोटर जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, टर्मिनेटर जहां पर आकर स्टॉप हो जाएगी। इस प्रमोटर के इस साइड वाला जितना भी रीजन सारा का सारा अपस्ट्रीम रीजन, इसके आगे वाला जितना भी रीजन सारा का सारा डाउनस्ट्रीम रीजन, क्लियर। अब बीच में स्ट्रक्चरल जीन, जीन के 2 पार्ट्स, 2 स्ट्रैंड, टेम्पलेट और कोडिंग। टेम्पलेट जिससे हम आरएनए बनाएंगे, कोडिंग जिससे हमारा आरएनए की सीक्वेंस मैच करेगी, जो कोड करेगा। यूजुअली जब भी प्रोमोटर और टर्मिनेटर को स्कैन किया जाता है या फिर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर ही किया जाता है। उसमें हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड का कोई रोल नहीं है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मेन रोल है सिर्फ अपने स्ट्रक्चरल जीन की इंफॉर्मेशन देने के लिए, नथिंग एल्स, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। अब इसके प्रोसेस की अगर बात करें तो इसके प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले प्रोकैरियोट्स का देखते हैं, फिर यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स का अगर प्रोसेस देखें तो उसके केस में ये हमारा सपोज एक डीएनए,
क्लियर। सपोज ये हमारा एक डीएनए है। अब डीएनए के अंदर ये हमारी सपोज ये एक रीजन है जो प्रमोटर की तरह काम करता है और यहाँ पर आकर ये टर्मिनेटर की तरह काम करता है। क्लियर। 5:3 डायरेक्शन, 3:5 डायरेक्शन। क्लियर। ये आपको पता है एंटी पैरेलल डीएनए की सीक्वेंस है। प्रोकैरियोट्स के केस में सबसे पहले यहाँ पर आकर हमारा जो डीएनए है, जो फ्रेगमेंट है यहाँ पर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा। सबसे पहला प्रोसेस जो होगा दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए यहाँ पर क्या आएगा? इनिशिएशन के लिए आ गया यहाँ पर कौन? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स आया यहाँ पर, क्लियर। अब इस आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स के लिए देखिए क्या आया। इस आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर क्या चीज आई? इस आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स के पास 3 चीजें हैं। एक है इसके पास सिग्मा फैक्टर, एक इसका अपना कोर एंजाइम और तीसरा इसके पास रो फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर है वो यहाँ पर आकर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। क्या काम करेगा? वो प्रमोटर रीजन के पास आएगा और उसे रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, कि उसको पहचानेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। क्लियर। तो इसे पहचानने का काम करेगा। ठीक। जैसे ही इसको उसने पहचाना, ठीक है, इसने फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज द प्रोमोटर रीजन, तो ये गाइड करेगा अपने कोर एंजाइम को। कोर एंजाइम को गाइड करेगा दैट यू हैव टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम हेयर। सपोज उसने स्टार्ट की और यहाँ पर हमारा ये कोर एंजाइम आकर बाइंड किया और ये आरएनए की सीक्वेंस इसने बनानी स्टार्ट कर दी। क्लियर। जैसे ही आरएनए की सीक्वेंस ये बनाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, देन सेकंड स्टेप इज इलोंगेशन विल बी देयर, इलोंगेटेड होते जाएंगे। एट लास्ट जब टर्मिनेशन का टाइम आएगा, टर्मिनेशन में क्या होगा? ये रो फैक्टर जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा, जैसे ही ये आएगा, ये रो फैक्टर इस टर्मिनेटर से अट्रैक्ट होगा, इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो इंटरैक्ट करते ही ये रो फैक्टर क्या करेगा? अब यहाँ से अपने पूरे एंजाइम को लेकर डिटैच हो जाएगा। एंजाइम डिटैच हुआ, ये आरएनए का मॉलिक्यूल भी यहाँ से डिटैच हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बी रिलीज्ड आउट। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। क्लियर। इसको देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, ये इनिशिएशन था। तो जैसे इसने किया, ये कोर एंजाइम मूव कर गया यहाँ पर, उसने ये बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या काम हुआ। इलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इलोंगेशन, यहाँ पर ही आरएनए की सीक्वेंस बन रही थी। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक साथ चलती हैं, वो अलग अलग नहीं चलती हैं। तो इसलिए जैसे ही छोटा सा स्ट्रेच बना आरएनए का, उसके ऊपर राइबोसोम आकर बाइंड कर गए एंड उन्होंने क्या बना दिया? पॉलीराइबोसोम।